सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रभु कुमावत पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, अपन रेट एग्ज़ाम 2022 के लिए जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें ये आज अपना तीसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखिए मित्रों, कल अपन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं, ये कल पढ़ा दिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव लाभकारी है और कौन से सूक्ष्म जीव अलाभकारी हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं लाभकारी सूक्ष्म जीव के बारे में। देखिए, लाभकारी सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनको लाभकारी सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं। देखिए, लाभकारी सूक्ष्म जीव, तो देखिए ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग मानव कोई लाभकारी पदार्थ को बनाने में करता है, तो वे सूक्ष्म जीव लाभकारी सूक्ष्म जीव होंगे। जैसे खाद्य सामग्री का निर्माण हो सकता है, कोई जैविक खाद का निर्माण हो सकता है, औषधि बनाने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे लाभकारी पदार्थ होते हैं। और इन लाभकारी पदार्थों को बनाने में जिन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? लाभकारी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं एक एक के बारे में। अब देखिए, खाद्य सामग्री के निर्माण में किन किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जैसे दही, पनीर और सिरका, इनको बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होता तो अपन ये सारी चीज़ें नहीं खा पाते, दही, पनीर और सिरका। तो इस प्रकार लैक्टोबैसिलस जीवाणु एक लाभकारी सूक्ष्म जीव हुआ। और इसके साथ एक सूक्ष्म जीव और याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। इसका प्रयोग है जो है सिरका और पनीर बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों जो जीवाणु है वो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं। अगला देखिए, डबल रोटी, ब्रेड और जलेबी, इन चीज़ों को बनाने के लिए यीस्ट द्वारा किण्वन करवाया जाता है। इनका जो गोल होता है ना, उसमें यीस्ट द्वारा किण्वन करवाया जाता है। अब यीस्ट जो होती है वो कैसी, एक कवक होती है। देखिए F1 लिखा हुआ है, यीस्ट के आगे आपको याद रखना है F1। एफ से तात्पर्य होगा कि फंगस और वन से तात्पर्य होगा कि एक कोशिकीय। तो यानी यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय कवक है। तो इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो F1। यीस्ट के आगे हमेशा याद रखना F1। तो इससे आपको याद आ जाएगा यीस्ट कैसी कवक है? एक कोशिकीय कवक है। और ये प्रश्न अभी रीट 2021 में पूछा गया था कि यीस्ट क्या है, तो ये यीस्ट एक कवक है। ठीक है, ये अभी रीट 2021 में आया था, यहाँ से इतने सी लाइन में से। अगला देखिए, सूप और आइसक्रीम के निर्माण में क्लोरेला शैवाल का यूज किया जाता है। किसका शैवाल का यूज किया जाता है? क्लोरेला शैवाल का। और क्लोरेला कैसी शैवाल है? एक यू वन से तात्पर्य होगा कि यू का मतलब होगा यूकेरियोटिक और वन का तात्पर्य होगा एक कोशिकीय। तो क्लोरेला एक यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल है। तो इस प्रकार खाद्य सामग्री के निर्माण में इन इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी हुए। अगला देखिए, औषधि के निर्माण में। देखिए, औषधि के निर्माण में किन किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है वो अब सुनिएगा। देखिए, एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु, जो हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। वहाँ पर ये क्या करता है कि विटामिन B12 का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है कि विटामिन सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ते हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रकार की औषधि होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार विटामिन B12 का उत्पादन करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक जीवाणु होता है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु। एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो रोग प्रतिरोधक पदार्थ प्राप्त करने में किया जाता है। तो रोग प्रतिरोधक पदार्थ किससे बनाया जाता है? एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु से प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारे लिए लाभकारी हुआ। देखिए, एक कवक होती है पेनिसिलियम कवक। क्या होती है? पेनिसिलियम कवक। और इस पेनिसिलियम कवक से एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पेनिसिलिन प्रतिजैविक। पेनिसिलिन प्रतिजैविक, अंग्रेजी में इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है? वो पेनिसिलियम कवक से बनाई जाती है। और सबसे पहले इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और कब बनाया था? 1929 के अंदर बनाया था। और ये प्रश्न आया था रीट 2017 के अंदर कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो किसने बनाई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो इस प्रकार ये सारे तीन जो सूक्ष्म जीव है, इनका प्रयोग जो है औषधियों के निर्माण में करते हैं। अगला देखिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। देखिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? एक देखिए, राइजोबियम जीवाणु होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? जो मूंग, मोट, मटर, चना
इनकी जो जड़ें होती है वहाँ पर पाया जाता है। देखिए इनकी जड़ों में क्या होती है कि एक विशेषता होती है, इस प्रकार इनकी जड़ें होती है और बीच बीच में क्या होती है, इस प्रकार की गंठानें होती है, इस प्रकार की गांठें होती है। तो इन गांठों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये राइजोबियम जीवाणु यहाँ पर क्या करता है कि जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, इसको नाइट्रेट में बदल देता है और इस नाइट्रेट को ये पौधे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इन पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है और इसके बदले जो है ये पौधे इस राइजोबियम जीवाणु को जो है भोजन खिलाते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार राइजोबियम एक सहजीवी संबंध भी है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के बीच में। देखिए सारे के सारे दलहन वाले जो पादप होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। तो ठीक है, ये सारे के सारे जो पादप है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं और इस प्रकार राइजोबियम जीवाणु जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के बीच में एक सहजीवी संबंध भी है। तो इसको भी आप याद रखना कि राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिसको ये जो पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के वो आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि ये पौधे सीधे से वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी नाइट्रोजन का जो अणु होता है ना, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि इसकी बंद जो एंथैल्पी ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसको ये तोड़ नहीं पाते हैं ये पौधे। तो इसी कारण जो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि इस बंधु को तोड़कर ये इसको नाइट्रेट में बदल देता है, जिसको आसानी से ये क्या कर सकते हैं, ये ग्रहण कर सकते हैं ये पौधे। इसको सीधे आणविक रूप में पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अगला। देखिए टूथपेस्ट के निर्माण में किसका यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट के निर्माण में देखिए एक सूक्ष्म जीव होता है जेंतोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इस जेंतोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग जो किया जाता है वो टूथपेस्ट के निर्माण में करते हैं, कोलगेट के निर्माण में। अब देखिए ह्यूमस के निर्माण में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ह्यूमस होती क्या है। देखिए जो पत्तियां होती है, जो गोबर होता है, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो इनका जीवाणु क्या कर देते हैं कि जीवाणु इनका अपघटन कर देते हैं और अपघटन करने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस जब किसी मृदा के अंदर मिल जाती है तो ये मृदा क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है और इसमें फसलें बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार ह्यूमस कैसे बनती हैं कि जो पत्तियां, गोबर, अपशिष्ट, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें पत्तियां, लकड़ियां, किसी मल मूत्र, ये सारे जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका जीवाणु क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने से जो पदार्थ बनती है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और यह ह्यूमस जब किसी मृदा के अंदर मिलती है तो वो मृदा क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, जिसके कारण इस मृदा के अंदर जो फसलें होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार ह्यूमस कैसे बनाई जाती है, वो जीवाणु के द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी हमारे लिए जीवाणु लाभकारी होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। पहले अपन ने लाभकारी के बारे में पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव, तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं या हमारे को जो हानि पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव कैसे होंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे। जैसे देखिए पशुओं के अंदर एक रोग होता है, देखिए पशुओं के अंदर एक रोग होता है खुरपका मुंह पका रोग। और ये खुरपका मुंह पका रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है वायरस के लिए वी, जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए बी और फंगस के लिए एफ। तो इसको आपको शॉर्ट में याद रखना है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से होगा। बाकी ऐसे पूरा नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको केवल सिंबल में समझ में आ जाता है तो सिंबल ही अच्छा रहता है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इनका नाम पूरा लिख सकते हो आप। जैसे विषाणु, वायरस के लिए वी, बैक्टीरिया के लिए बी, वायरस के लिए वी और फंगस के लिए यानी कवक के लिए एफ। तो इनको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। अब देखिए पशुओं के अंदर एक रोग होता है खुरपका मुंह पका रोग। ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा अगर वी लिखा होगा कि वायरस के कारण होता है। नींबू के अंदर एक रोग होता है कैंकर रोग, और ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और ये जो है कैसे फैलता है, तो वायु से फैलता है। ठीक है ना, यानी एक नींबू से दूसरे नींबू पर जो इसका जो जीवाणु होता है वो जो है वायु के द्वारा फैलता है और दूसरे नींबू को भी संक्रमित कर देता है। इस प्रकार कैंकर रोग का जो जीवाणु जो होता है वो हवा के द्वारा फैलता है। भिंडी के अंदर एक रोग होता है पीत सिरा मोजेक रोग, और ये पीत सिरा मोजेक रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। और वायरस जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये कीटों से फैलता है। यानी क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक भिंडी पर मान लीजिए कोई भी कीट बैठता है तो उसके पैरों पर जो है इसका वायरस चिपक जाता है, और जब वो कीट उड़कर दूसरी भिंडी पर बैठता है तो उसको भी क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो इस प्रकार भिंडी के अंदर जो पीत सिरा मोजेक रोग होता है ये जो है वायरस के कारण होता है और ये कीटों से फैलता है। देखिए गेहूं के अंदर एक रोग होता है रस्ट रोग, और ये रस्ट रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। और ये जो कवक के कारण होने वाला ये रस्ट रोग जो होता है वो वायु से फैलता है। ठीक है, तो वायु के द्वारा क्या करता है कि एक गेहूं से दूसरे गेहूं पर इसकी जो कवक होती है वो चली जाती है और दूसरे गेहूं को भी क्या कर देती है, संक्रमित कर देती है। तो इस प्रकार ये पशुओं के अंदर, नींबू के अंदर, भिंडी के अंदर और गेहूं के अंदर ये जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, ये करने वाले ये सूक्ष्म जीव क्या हो गए, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे को कोई लाभ नहीं
पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार इनको आपको याद रखना है कि ये रोग किस में होता है और किसके कारण फैलता है और कैसे फैलता है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए अगला, देखिए अगला हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन सा है। देखिए एक, देखिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु। देखिए जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है और वहाँ पर ये विटामिन बी 12 का उत्पादन किया जाता है, करता है। तो इस प्रकार ये विटामिन बी 12 का भी उत्पादन करता है और ये क्या करता है कि खाद्य पदार्थ को विषाक्त भी कर देता है। तो इस प्रकार क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु जो होता है वो हमारे लिए लाभकारी भी है तो हानिकारक भी है, क्योंकि ये विटामिन बी 12 का उत्पादन करने में इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण ये लाभकारी हुआ। और चूंकि ये सूक्ष्म जीव जो होता है ये खाद्य जो पदार्थ होता है उसको विषैला बना देता है, विषाक्त कर देता है, इसी कारण ये हानिकारक भी हुआ। तो ये दोनों प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए एंथ्रेक्स रोग क्या होता है। देखिए एंथ्रेक्स ये एक भयानक रोग होता है जो मनुष्य और पशु दोनों में होता है। और ये किसके कारण होता है। देखिए बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। और इस बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 के अंदर की थी। देखिए इस एंथ्रेक्स रोग का जो जिक्र है वो आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों पाठ्य पुस्तकों के अंदर कर रखा है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रोग है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो मनुष्य और पशु दोनों में होता है और ये बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है और रॉबर्ट कोच ने इसकी 1876 में खोज की थी। अब देखिए अपन पढ़ते हैं खाद्य परिरक्षण क्या होता है। तो अब अपन ने सबसे पहले पढ़ा था लाभकारी सूक्ष्म जीव, फिर पढ़ा था हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब अपन पढ़ते हैं खाद्य परिरक्षण क्या होता है और इसकी क्या क्या विधियां हैं। देखिए खाद्य परिरक्षण, खाद्य पदार्थ व भोजन की पौष्टिकता को यथावत बनाए रखना क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। कि जैसा कि आप देखिए अपने घर के अंदर खाना बनता है तो वो एक दिन या 2 दिन के पश्चात वो जो है खराब हो जाता है, वो उसमें बास आने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जो पैकिंग सामग्री होती है डिब्बों के अंदर, मान लीजिए कि पैकिंग सामग्री हो गई, या फिर क्या कह सकते हैं कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर जो नमकीन वगैरह आती है वो क्या होती है कि कई महीनों कई साल पहले पैकिंग हुई होती है, लेकिन जब उसको अपन खाते हैं तो वो जो है उसका स्वाद और पौष्टिकता यथावत बनी रहती है। तो इसके पीछे जो है कारण ये होता है कि उसको जो है खाद्य परिरक्षण की विधियों के द्वारा पैकिंग किया जाता है एक विशेष प्रोसेस के तहत, जिसके कारण वो खराब नहीं होती हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। कि खाद्य पदार्थ व भोजन की पौष्टिकता को यथावत बनाए रखना क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। और खाद्य परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन एक एक के बारे में। देख सबसे पहले पढ़ते हैं अपन शीतलन। अब देखिए शीतलन क्या होती है, ये खाद्य परिरक्षण की एक विधि होती है जो देखिए इसको समझते हैं। शीतलन विधि, पहली विधि है शीतलन खाद्य परिरक्षण की। तो इसकी परिभाषा यह है कि कम ताप पर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सेफ रखना यानी सुरक्षित रखना। देखिए जब कम ताप कर देते हैं तो खाद्य पदार्थ क्या रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि फ्रिज में करते हैं। कि फ्रिज में तापमान कम रहता है जिसके कारण उसमें सब्जी या दूध या जो भी सब्जियां होती है वो जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, भोजन वगैरह। तो इससे देखिए इस शीतलन की विधि को मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी। देखिए टी का मतलब होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को अपन कम करते हैं तो देखिए जो सूक्ष्म जीवों के अंदर जैविक क्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैविक क्रिया कम हो जाती है जैसे जनन वगैरह होती है। और जैविक क्रिया जब सूक्ष्म जीवों के अंदर कम होगी तो वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव क्या नहीं कर पाते, खाद्य जो पदार्थ होता है उसको अपघटित नहीं कर पाते, जिसके कारण ये खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं, ताप को कम करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जो जैविक क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो हो जाती है वो रुक जाती है, जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को अपघटित नहीं कर पाते हैं। और अपघटित नहीं करने के कारण ये जो खाद्य पदार्थ होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार शीतलन एक खाद्य परिरक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा अपन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगली खाद्य परिरक्षण की विधि है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण देखिए सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जब अपन खाद्य पदार्थ से जल ही निकाल देंगे तो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे और उसको अपघटित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार देखिए खाद्य पदार्थ से जल को निकाल देना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। इस प्रकार निर्जलीकरण भी खाद्य परिरक्षण की एक विधि है। एक अपन क्या कर सकते हैं कि उबाल करके भी अपन का जो खाद्य पदार्थ है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उबालने से क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब देखिए अगली विधि देखिए खाद्य परिरक्षण की निर्जमीकरण। देखिए निर्जमीकरण,
अब देखिए निर्जमीकरण क्या होता है कि जो चिकित्सीय औजारों को रोगाणु रहित करना क्या कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। तो निर्जमीकरण किसे कहते हैं, तो जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो भी औजार होते हैं ऑपरेशन करने के या इंजेक्शन की सुई वगैरह जो होती है, इनको रोगाणु रहित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निर्जमीकरण। जैसे देखिए इंजेक्शन की जो सुई होती है उसको उबलते हुए जल में डाल देते हैं तो उससे वो क्या हो जाती है, रोगाणु रहित हो जाती है, उसके ऊपर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए ऑटोक्लेव यंत्र होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो ऑपरेशन के जो औजार होते हैं इनको रोगाणु रहित किया जाता है। एक देखिए अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी, अल्ट्रावायलेट यानी क्या कहने कह सकते हैं कि पराबैंगनी जो किरणें होती है उनके द्वारा भी क्या किया जाता है कि जो चिकित्सा के जो औजार होते हैं उनको क्या किया जाता है, रोगाणु रहित किया जाता है। इस प्रकार निर्जमीकरण की जो विधि है वो क्या किस में यूज आती है, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो भी औजार होते हैं उनको रोगाणु रहित करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि देखिए, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण देखिए, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण क्या होता है कि इसमें जो भी डिब्बे के अंदर जो भी पैकिंग सामग्री होती है उसको पैक करने से पहले एक विशेष प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं रहे और वो जो है डिब्बे के अंदर जो पैकिंग जो भी सामग्री है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। और इस पाश्चुरीकरण की जो खोज की थी सबसे पहले वो लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। देखिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ को डिब्बे में पैक किया जाता है उसको एक विशेष प्रोसेस के तहत गुजारा जाता है, वो प्रोसेस सुनिएगा। देखिए जिस पदार्थ को डिब्बे के अंदर पैक करना है उसको सबसे पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, डिब्बे में पैक कर देते हैं। और डिब्बे में पैक करते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि डिब्बे में हवा नहीं होनी चाहिए, जो भी उसमें हवा होती है उसको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इस हवा, अगर जिस डिब्बे में हवा नहीं रहेगी, हवा रहेगी तो सूक्ष्म जीव होंगे उसमें, और सूक्ष्म जीव होने के कारण उस पदार्थ को खराब कर सकते हैं। इसी कारण उस डिब्बे से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें क्या कर दिया जाता है, जिस पदार्थ को पैक किया जाता है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करके उसको डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, जिसके कारण वो जो पदार्थ होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया दे रखी है, देखिए आपकी जो आरबीएससी की जो बुक है उसमें ये प्रक्रिया दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये प्रक्रिया दे रखी है नीचे वाली। तो इस प्रकार आपको दोनों याद रखनी है। देखिए एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि जिस पदार्थ को आप डिब्बे में पैक कर रहे हो उसको सबसे पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करो और फिर उसको क्या कर दो, ठंडा करो और फिर उसको डिब्बे में पैक कर दो और डिब्बे में हवा नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों जो प्रोसेस है वो आपको याद रखने हैं। ये पाश्चुरीकरण की विधि है जिसको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया, और इससे आपकी टाइम की बचत होगी और आपको जल्दी से याद भी होगा और जल्दी से समझ में भी आ गया होगा। तो पाश्चुरीकरण की विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन अगली विधि देखते हैं, खाद्य परिरक्षण की। देखिए रसायनों के द्वारा भी अपन क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख करते हैं। देखिए रसायनों के द्वारा, देखिए एक होता है देखिए सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम और बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और के का मतलब होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इन दोनों रसायनों का जो प्रयोग किया जाता है ना वो शरबत, केचप, स्क्वॉश के परिरक्षण में करते हैं। ठीक है, तो इनको परिरक्षित करने में किन का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इन दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और ये भी रीट 2021 में पूछा गया था यहाँ से कि शरबत, केचप और स्क्वॉश के परिरक्षण में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोडियम बेंजोएट पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला देखिए कि क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, कैमेनोफोर, ब्लीचिंग पाउडर और कार्बोलिक एसिड, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो जल को जीवाणु रहित करने में करते हैं। किनको करते हैं, तो जल को जीवाणु रहित करने में इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर और कार्बोलिक एसिड, इनका प्रयोग जो है वो जल को जीवाणु रहित करने में करते हैं। अगला देखिए नमक, शक्कर और सिरका और तेल, इन रसायनों का जो प्रयोग है वो मांस, आचार, जैम और जेली, इनको परिरक्षित करने में करते हैं। इस प्रकार जो है रसायनों के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के रसायन आ जाएंगे, ये और ये और ये। तो इस प्रकार अपन रसायनों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए कुछ विशेष टर्म आपको याद रखने की, एंटीबायोटिक वगैरह, यह परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। देखिए एंटीबायोटिक क्या होती है, सबसे पहले ये जान, देखिए एंटीबायोटिक की ऐसी दवाई होती है जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है या उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो जीवाणुओं पर कार्य करती है एंटीबायोटिक, न कि वायरस पर कार्य करती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए जिस दवाई का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ठीक है, यह एंटीबायोटिक केवल जीवाणु पर ही कार्य करती है। और इसके कुछ उदाहरण याद रखना है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, इन 4 एंटीबायोटिक के नाम आपको याद में रखने हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं चारों नाम। ठीक है,
तो इन 4 नामों को आप याद रखना। अब देखिए टीका क्या होता है। देखिए टीका, टीका शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करना जो रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करें। ठीक है, अब देखिए प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होती है। और एंटीजन देखिए सूक्ष्म जीव जो होता है जो रोग उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। अभी देखिए टीका क्या होता है। देखिए देखिए एक ये नाम याद रखना, एंटीजन। एंटीजन क्या करता है कि जो रोग उत्पन्न करता है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं कि इस एंटीजन से लड़ने में काम आती है, हमारा शरीर बनाता है ये एंटीबॉडी। तो देखिए जो टीका होता है ना उसमें क्या कहते हैं कि जिस एंटीजन के विरुद्ध हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना रहे हैं तो उसका जीवित उस एंटीजन का जो है जीवित मटेरियल या फिर कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है टीके के माध्यम से। तो हमारा शरीर क्या करता है कि उस जेनेटिक मटेरियल को देखकर एंटीबॉडी बना लेता है, और ये एंटीबॉडी जो है कुछ दिनों तक हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। और भविष्य के अंदर मान लीजिए कि कोई भी जीवित एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडी इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर देती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त रहता है। तो इस प्रकार जैसे अभी कोरोना के टीके लग रहे हैं, तो कोरोना के टीके, तो कोरोना एक एंटीजन है, तो इस कोरोना के लिए हमारा शरीर के अंदर क्या लगाए जा रहे हैं, अभी टीके लगाए जा रहे हैं। तो क्या किया जाता है कि टीके के माध्यम से कोरोना का जो है मृत शरीर या फिर कह सकते हैं कि उसका जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस जेनेटिक मटेरियल को पहचान कर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना रहा है। और जब भविष्य के अंदर मान लीजिए कि अपन को कहीं कोरोना हो जाता है तो उसका जीवित वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये हमारा शरीर जो ये पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडी है उसको क्या करता है कि इस पर अटैक करके इस कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार जो है ये टीका होता है। तो सबसे पहले चेचक का जो टीका बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, और कब बनाया था, 1798 के अंदर बनाया था। तो इस प्रकार टीके का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं टीके के माध्यम से जो रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं। और सूक्ष्म जीव को अपन एंटीजन के नाम से जानते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में, और प्रतिरक्षी जो हमारा शरीर बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और चेचक के टीके का जो निर्माण किया था सबसे पहले वो एडवर्ड जेनर ने किया था। अब देखिए किण्वन क्रिया क्या होती है। देखिए किण्वन क्रिया की जो खोज सबसे पहले की थी वो लुईस पास्चर ने की थी, और कब की थी, 1857 के अंदर की थी। और इस किण्वन क्रिया का जो प्रयोग है वो एल्कोहल बनाने में करते हैं। अब एल्कोहल बनाने में किस प्रकार करते हैं, देखिए एल्कोहल जो बनाया जाता है वो फलों के रसों से बनाया जाता है, और फलों के रसों में क्या होता है कि प्राकृतिक शर्करा होती है। तो इस प्राकृतिक इन फलों के रसों में एक कवक डाल दी जाती है जिसको यीस्ट कवक कहते हैं। और ये यीस्ट कवक क्या करते हैं कि इस प्राकृतिक शर्करा का किण्वन के द्वारा निम्नीकरण कर देती है, और इससे जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार ये किण्वन की क्रिया के द्वारा जो है अपन एल्कोहल बनाते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल बनाने में किण्वन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यीस्ट कवक द्वारा फलों के रसों में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसको किण्वन द्वारा उसका निम्नीकरण कराते हैं, जिसके जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, एल्कोहल बनाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस होता है वो एल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है। आपको तो इतना से याद रखना है कि एल्कोहल बनाने में जो है किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किण्वन क्रिया के द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी लुईस पास्चर ने की थी 1857 के अंदर। अब देखिए आपको कुछ ये टर्म याद रखनी है। देखिए कि मलेरिया का जो वाहक होता है वो कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। डेंगू का जो वायरस का जो वाहक होता है वो कौन होता है, तो मादा एडीज मच्छर होता है। और संक्रामक रोग का जो वाहक होता है वो कौन होता है, घरेलू मकर मक्खी होती है। तो इस प्रकार ये 3 रोगों के वाहक आपको याद रखने हैं। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्लीज है और डेंगू का वाहक जो है वो मादा एडीज मच्छर है। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। आपको एक नाम याद रखना है मेन, और एक नाम याद रखना है डेड। देखिए मेन से तात्पर्य एम से याद रख लेना कि मलेरिया, और ए एन से तात्पर्य होगा कि देखिए इसके एनाफ्लीज मच्छर के आगे देखिए ए एन लग रहा है, तो इस पर इससे आधार पर आप नाम याद रख सकते हो कि जैसे एम से हो जाएगा मलेरिया, और ए एन से याद रखना कि एनाफ्लीज मच्छर। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वाहक डेंगू का है और कौन सा वाहक जो है इसका डेंगू का है, मलेरिया का है। ठीक है, और डेड से याद रखना, डी का मतलब याद रख लेना कि डेंगू, और ए डी का मतलब याद रख लेना कि एडिज। ठीक है, तो इन दोनों रोगों के वाहक को याद रखने की में आप मेन और डेड अगर याद रखते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद आ जाएगी। ठीक है, तो इन दो नामों को आप याद रख लेना, ये एक ट्रिक है। और संक्रामक रोग का वाहक तो आप वैसे ही जानते हो कि घरेलू मक्खी होती है जो एक भोजन पर बैठती है तो उस भोजन को भी संक्रमित कर देती है, जिसके कारण उस भोजन को कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार संक्रामक रोग का वाहक कौन है, घरेलू मक्खी है। और आंगन शौचालय को शुद्ध करने के लिए फिनाइल का यूज़ किया जाता है, जैसा कि अपने घरों में अक्सर होता ही, ये तो आप खुद ही जानते हो। तो इस प्रकार ये आज अपना सूक्ष्म जीवों वाला चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है, जिसमें अपन ने सूक्ष्म जीवों के प्रकार भी पढ़ लिए थे, उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं वो भी पढ़ लिए थे। और ये
आज अपन ने लाभकारी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इस प्रकार ये आपका जो है सूक्ष्म जीवों वाला चैप्टर है जो होता है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।